माँ, सही तो कह रही मोना। उम्र के हिसाब से थोड़ा खाने पीने पर कंट्रोल रखिए। दिन भर कौन आप लोगों को परोस परोस कर खाना देगा। वो भी थक जाती है, इंसान है, घर का सारा काम करती है, बच्चे भी है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ उसे करना पड़ता है। आपसे तो बैठे बैठे सब्जी भी नहीं काटी जाती ना। सोम अपनी माँ शकुंतला देवी पर गुस्से में चीख रहा था। असल में सोम जैसे ही ऑफिस से घर आता है, उसकी पत्नी मोना रोते हुए सोम से शकुंतला जी की शिकायत कर देती है। सोम, अपने माँ बाप को समझा दो, दिन भर बस खाने को चाहिए। मेरे बस की बात नहीं है। घर में और भी काम है, बच्चे हैं, मैं उनको ही दिन भर देखती रहूं। बस इतना सुनते ही सोम बिना कुछ सोचे समझे जाकर अपनी माँ शकुंतला जी के ऊपर चिल्लाने लगता है। बेटे के मुंह से खाने की पंचायत सुनकर शकुंतला जी, उनके पति दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही पति पत्नी बेबस बने एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। दीनदयाल जी ने शकुंतला जी से कहा, रो मत शकुंतला, एक उम्र के बाद माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ हो जाते हैं। नहीं जी, वो बात नहीं है। वो बेचारा क्या करे, दिन भर ऑफिस का थका हारा आता है, आते ही बहू उल्टा सीधा शिकायत लगा देती है, तो क्या करेगा। बहू को खुश करने के लिए हमें ही डांट देता है। थोड़ी उसकी डांट बुरी लगती है, इसलिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कोई बात नहीं है। अब चिंता मत करिए, बेटे की कोई गलती नहीं है, सारा किया कराया बहू का है। पूरा दिन निकल गया 2 रोटी देकर, पूरे दिन पूछती नहीं है कि खाने के लिए क्या चाहिए। ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं। ऊपर से आते ही बिना मतलब की झूठ झूठ की शिकायत लगाती है। माँ का दिल था, बच्चे चाहे कुछ भी कर दे, माँ कभी बच्चों को गलत नहीं कह सकती। वही हाल शकुंतला जी का था। दीनदयाल जी शकुंतला जी के मन की सारी बात समझ रहे थे। शकुंतला, इतना भी पुत्र मोह सही नहीं है। अरे नहीं जी, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, ये तो बहू है। उसका बस चले तो ये हमें कब का वृद्धाश्रम भेज चुकी होती। शकुंतला के मुंह से वृद्धाश्रम की बात सुन दीनदयाल जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, शकुंतला, क्यों ना हम वृद्धाश्रम ही चल पड़े। कम से कम ये रोज रोज के ताने तो सुनने को नहीं मिलेंगे ना। अपने जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, एक दूसरे का दुख सुख सुनते हुए जिंदगी जैसे तैसे कट ही जाएगी। बहुत खराब होगा, तो भी यहाँ से तो अच्छा ही होगा। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। जो भी है, हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने है। वहां चले जाएंगे तो फिर इसे देखे महीनों गुजर जाएंगे, ये हमसे मिलने भी नहीं आएगा। रह लेते हैं ना ऐसे ही। ठीक है भाई, तो तुम सुनो बहू के ताने, बेटे की डांट, मुझे क्या करना है। मैं तो तुम्हारे लिए ही बो रहा था। एक बार फिर से दीनदयाल जी खुद से समझौता कर लेते हैं, लेकिन ये समझौता कब तक चलेगा। बूढ़ी हड्डियां थी, ढंग से खाने को भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से कमजोरी और भी तेजी से दोनों को पकड़ रही थी। दिन भर कमरे में बंद रहते रहते सुबह शाम एक दूसरे के साथ बाहर ताजी हवा खाने के लिए निकल जाते थे। पार्क में उन दोनों को उनके जैसे ही एक फैमिली भी मिल गई थी, कांता और सुरेश जी, जिनसे बातें कर थोड़ा मन को शांति मिल जाती थी। लेकिन ढंग से खाने पीने को न मिलने की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर होता गया कि अब उन्होंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। कुछ दिनों तक जब कांता और सुरेश जी को शकुंतला जी और दीनदयाल जी दिखाई नहीं दिए, तो कांता जी ने सुरेश जी से कहा, जाने उनकी तबीयत कैसी है। आजकल वो दोनों पार्क में भी नहीं आते हैं। हो सकता है थोड़ी तबीयत खराब हो, 2-4 दिन में आने लगेंगे, तुम परेशान ना हो। लेकिन जब 10 दिन हो गए दीनदयाल और शकुंतला जी घर से बाहर ही नहीं निकले, तो कांता और सुरेश जी खुद ही उनके घर चले गए शकुंतला और दीनदयाल जी की हालत देखने। कांता और सुरेश जी दोनों ही हैरान थे, क्योंकि ये चारों ही हम उम्र के थे। लेकिन फिर भी कांता और सुरेश जी शकुंतला और दीनदयाल जी के आगे टाइट लग रहे थे। हैरानी से कांता जी ने कहा, अरे शकुंतला, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की बीमार है, खाने पीने को मिला ही नहीं है। 10 दिन में तुम कितना सूख गई हो। नहीं कांता बहन, अब घर की बात क्या बताऊं,
हमारी स्थिति देखकर तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहू ढंग से खाना नहीं देती है, चाय पानी नाश्ता तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से बेटे के आने के बाद 1000 शिकायतें करती है। बेटा भी उल्टा सीधा बोल देता है। बहू के हिसाब से तो हम दिन भर खाते ही रहते हैं, तो तुम्हारी हालत तुम्हारे बेटे को भी दिखाई नहीं दे रही है? बहन, बहू देखने देगी तब तो दिखेगी ना। आते ही खाने की वो लिस्ट बताती है, जिसे सुनकर बेटे को तसल्ली हो जाती है कि माँ बाप ने पेट भर कर खा लिया है। कैसा बेटा है तुम्हारा, एक बार आकर देखता भी नहीं है? अरे वो क्या देखेगा बहन, उसके पास टाइम ही कहाँ रहता है, दिन भर का थका हारा आता है बेचारा। मत बोलो कांता बहन, कुछ भी मत बोलो। ये इतना पुत्र मोह में व्याकुल है कि सारा दोष बहू को ही देगी, बेटे को कुछ भी नहीं कहेंगे। इनकी नजरों में इनका बेटा श्रवण कुमार है, लेकिन इसे नहीं पता कि सारे बच्चे श्रवण कुमार तो होते ही नहीं है, बस किस्मत है, जब तक जिंदगी है जी लेते हैं। शकुंतला जी की हालत देख कांता जी सब कुछ समझ गई। उन्होंने कहा, शकुंतला, बहू अकेले जिम्मेदार कैसे हो सकती है? तुम्हारा बेटा भी गलत है, इसलिए अकेले बहू पर लांछन मत लगाओ। और वैसे भी असली जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने शुरू में ही अपना हाथ ढीला नहीं किया होता तो क्या तुम दोनों की ये हालत होती? बहू के आते ही तुमने सब कुछ बहू के ऊपर छोड़ दिया और खुद बैठ गई। उसी का ही नतीजा है। अब कर भी क्या सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। अभी भी आप लोग अपनी किस्मत बदल सकते हो, लेकिन कैसे? कैसे क्या? साफ साफ बोल दो बेटे बहू से, हमारी सेवा नहीं हो रही है, हम अपने लिए अलग खाना बनाने वाली लगाएंगे। कांता बहन, खाना बनाने वाली मेरे मुंह पर तो खाना नहीं बनाएगी ना, उससे भी हर महीने पैसे चाहिए ना। कहाँ से दूंगी मैं पैसे? बेटे से मांगो, उसको बोलो कि हर महीने तुम लोगों के खर्चे के पैसे दे। इतना आसान नहीं है कांता बहन। बेटा हमें 1 रुपए नहीं देगा तो ठीक है, 1 रुपए नहीं देगा तो तुम साफ साफ उसको बोल दो कि पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। हर बार मैं बच्चों को प्रॉपर्टी से दखल करना ही नहीं होता है। तुम बोलो कि मैं धीरे धीरे अपना जमीन बेच बेच कर अपने खर्चे निकालता रहूंगा, या तो मुझे अपनी तनख्वाह से हमारे खर्च दे दो, या फिर हम अपनी जमीन बेचकर अपने खर्च निकालेंगे। देखना, पक्का बता रही हूँ। इतना सुनते ही दोनों के होश उड़ जाएंगे। और इतना तो पक्का है, बहू बेटे की सैलरी से तुम्हें हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होगी और नहीं जमीन बेचने देगी। फिर देखना तुम लोगों की सेवा कैसे शुरू कर देगी, बिना एक शब्द बोले। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा। अपने आप को मजबूती से बहू बेटे के सामने खड़ा करो। बोलो, हाँ दीनदयाल, कांता बिल्कुल सही कह रही है, एक बार उसकी बातों पर अमल तो करो। इसके लिए तुम दोनों को साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है। ऐसे घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि एक बार अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। बोल पड़े सुरेश जी। दीनदयाल जी को भी सुरेश और कांता जी की बातें कहीं ना कहीं सही लगी और अगले ही दिन बेटे के ऑफिस जाने से पहले ही हॉल में आकर बैठ जाते हैं। मोना दोनों को ही देखकर हैरान थी। आज अचानक से ये दोनों हॉल में क्यों बैठे हैं? कि तभी दीनदयाल जी बेटे से कहते हैं, सोम बेटा, हमें तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। पापा, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं शाम को आकर बातें करता हूँ। नहीं बेटा, बात तो अभी करनी पड़ेगी, नहीं तो शाम तक बहुत कुछ बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप लोग किस नुकसान की बातें कर रहे हैं? तब तक मोना भी आकर खड़ी हो जाती है। बड़ी हैरानी से सास ससुर की ओर देखने लगी। आज इन्हें क्या हो गया? वो मन ही मन सोचने लगी। सोम कुछ बोले उससे पहले ही मोना पीछे से बोल पड़ी, पापा जी, अब ये क्या नया नाटक लगा के रखा है आपने? क्या नुकसान हो जाएगा? लेट हो रहा है, उन्हें ऑफिस जाना है, आपको पता है ना उनका टाइम हो गया है। बहू, अभी तो तुम चुप रहो, मैं अपने बेटे से बातें कर रहा हूँ। दीनदयाल जी ने इतना तेज और इतने गुस्से में बोला कि पहली बार मोना डर गई थी। अब सोम को लगा कि कुछ बात सीरियस है, इसलिए वो भी शांत होकर बात सुनने लगा। दीनदयाल जी ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत काम करती है, तो हमारा काम उससे हो नहीं पाएगा, तो तुम हमें हर महीने का खर्चा दे दो, हम अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। खर्च
कैसे खर्च पापा? कमी किस चीज की है आपको? बेटा, हम अपने लिए खाना बनाने वाली लगाएंगे। लो जी, सुन लो इसकी बातें। यहाँ मैं दिन भर मरती रहती हूँ और इनका पेट ही नहीं भरता। अब खाना बनाने वाली रखेंगे। बहू, एक बार तुम्हें बोला ना कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कौन सा खाना देती हो तुम हमें? सुबह की 2 रोटी देने के बाद पूरे दिन झांकने भी नहीं आती हो। तुम्हारे हाथ की चाय हमने कब की पी है, हमें ये भी नहीं पता है। बताने के लिए तुम तो हमें हर तरह की पकवान बना कर देती हो। खबरदार जो अब दोबारा बीच में टोकने की कोशिश की तो। सच में डर गई मोना। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ आगे बोल सके। सोम ने कहा, पापा, अब ये क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए आपको कितना खर्चा चाहिए? बेटा, ज्यादा नहीं, लेकिन हमें भी 10,000 महीने का खर्चा तो चाहिए ही चाहिए। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? 10,000 अगर मैं आपको ही दे दूंगा तो मैं बाकी का काम कैसे करूंगा? ठीक है बेटा, मत दो, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन? हैरानी से पूछा सोम ने। हाँ, दूसरा ऑप्शन, और वो ये है कि अब हम अपनी जमीन बेच बेच कर अपना गुजारा करेंगे। उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम अपना परिवार देखो, मैं अपना परिवार देख लूंगा। जब तक हम मरेंगे नहीं, जमीन बेच बेच कर अपने खर्चे चलाते रहेंगे। बाद में जो जमीन बचेगी उसे तुम ले लेना। इतना सुनते ही सोम के साथ साथ मोना के भी होश उड़ गए। वो सोचने लगी, ऐसे तो ये दोनों सारी प्रॉपर्टी ही बेचकर खा जाएंगे। सोम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दीनदयाल जी ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रॉपर्टी के लालच में मोना गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलती हुए सास के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ जी, अगर आप काम वाली लगाएंगी तो दुनिया समाज हमारे ऊपर ही थूकेगा, और जमीन बेचकर खाएंगे तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग सारी बातों को भूल जाओ। मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं आपके खाने पीने का पूरा ख्याल रखूंगी। कभी भी अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो तो बेशक आप जमीन बेचकर अपने खर्चे निकाल लेना। गिरगिट को ऐसा रंग बदलते देख मन ही मन शकुंतला, दीनदयाल जी मुस्कुरा उठे। सच में आज कांता जी और सुरेश जी की तकरीब काम आ गई। एक रौबदार आवाज, एक शानदार सख्त फैसला उन दोनों की जिंदगी बदल दी। अब दीनदयाल जी को और शकुंतला जी को कभी भी खाने के लिए तरसना नहीं पड़ा। अब तो बस मुंह से निकलने की देरी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और कांता जी का फैसला कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।